हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज, आपका मित्र। दोस्तों, जब आप नॉलेज फोकस होते हैं ना, जब आप नॉलेज के हंगरी होते हैं, जब आप लर्नर होते हैं ना, तो आप बहुत कुछ पढ़ते हैं। हाँ, किताबें, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स। और ये जब पढ़ने की जो प्रथा होती है, इस प्रथा में एडवांटेज क्या होता है कि आप अलग अलग वैरायटी की चीज़ों को पढ़ लेते हैं। जैसे मैं ब्रोकर्स के रिपोर्ट, थर्ड पार्टी रिसर्च, ये मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं और मेरी टीम मिलके। क्यों? क्योंकि जो ये इन्वेस्टमेंट थीम्स है ना, ये मोटा-मोटी वहीं से ही आते हैं। एक तो होता है कि जो नॉर्मल लाइफ में हम इधर-उधर घूमते, घामते, नई थीम्स इमर्ज कर लेते हैं, देख लेते हैं। बट मेजरली जो थीम, अच्छी थीम, बड़ी थीम इमर्ज होती है ना, वो पढ़ने से ज़्यादा होती है। तो पढ़ा करो, पढ़ने से ही आगे बढ़ोगे, ये बात ध्यान रखो। तो इन्वेस्टमेंट थीम सेक्शन जो है, इट इज़ बेसिकली एन आउटपुट ऑफ लॉट ऑफ रीडिंग वी आर डूइंग। एंड इस थीम सेक्शन से एडवांटेज क्या होता है कि हमको एक बड़ा थीम जिससे हम कन्विंस्ड होते हैं उसके बारे में पता लगता है। फिर उसके बाद उसके अंदर में जो स्टॉक्स है जो उस थीम से रिलेटेड है, उसका हम लिस्ट बनाते हैं और फिर ट्रैक करते हैं। और जब जिस स्टॉक के अंदर में मोमेंटम मिलता है, बस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है लर्निंग एक्सरसाइज में, बिकॉज थीम्स बहुत रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप देखो, मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ थीम्स को बढ़ा दिया है, बिकॉज इतना कुछ है पढ़ने को, इतना कुछ है करने को, तो क्यों ना उसको फास्ट पेस में किया जाए। तो आज का जो थीम है ना, जो लास्ट टाइम हमने थीम रिकॉर्ड किया था डेटा सेंटर पे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, बड़ा अच्छा थीम था। आज का जो थीम है ना, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ दैट थीम। आज हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री के बारे में। और आईटी इंडस्ट्री में डेटा सेंटर भी आता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी भी आती है। आईटी इंडस्ट्री जो कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब का नाम हमने सुना हुआ है। और भी बहुत सारे आईटी स्टॉक्स हैं जो इमर्ज हुए हैं। एंड इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन राइट नाउ, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री ओवरऑल अंडर परफॉर्मर रही है पिछले कुछ सालों में इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस मूवमेंट। अगर कोविड के बाद देखें तो दे हैव डन फिनोमिनली वेल, बट लास्ट 1-1.5 साल से दे हैव अंडर परफॉर्म। ऑफ लेट कुछ महीनों से उनके अंदर में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो मुझे और मेरी टीम को लगा कि डेफिनेटली इस पे अगर कोई इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मिलता है तो उसको स्टडी करनी चाहिए और उसमें से कुछ फैक्चुअली चीज़ों को आपको बतानी चाहिए। तो कुछ अच्छे ब्रोकिंग फर्म्स है जो अच्छा रिसर्च रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं, हमने उनका रेफरेंस लिया है। हमने मेंशन भी किया यहाँ पे कि हमने किससे क्या डेटा लिया है। तो मैं चालू करने से पहले दो लोगों को धन्यवाद करता हूँ। पहला, जो ब्रोकिंग फर्म जिनका रिपोर्ट हमने लेके, जिससे इनपुट लेके हमने यहाँ क्रेडिट दिया, उनको थैंक यू करता हूँ। और मेरी टीम को थैंक यू करता हूँ जो मेहनत करती है, इतना पढ़ती है और मेरे लिए समराइज निकालती है ताकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ सकूँ और अच्छा कन्विक्शन डेवलप कर सकूँ। चलिए, तो आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं। मैं आपके सामने, पीपीटी मेरे सामने और आपके सामने भी। आईटी इंडस्ट्री जो कि मैंने कहा कि बहुत ही कॉमन parlance में हम यूज़ करते थे ना, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये हमारी मैमथ आईटी कंपनीज हैं। अगर इवोल्यूशन देखें आईटी इंडस्ट्री का, तो इट स्टार्टेड एज अ सर्विस डिलीवरी, कि किसी ने, बाहर वाले ने बोल दिया कि भैया ये काम करके दे दो और तुमको हम पर आवर इतना रुपया देगा। चाहे वो कॉल सेंटर का काम था, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम था। और एक सिंपल सर्विस डिलीवरी कंपनी के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में आईटी कंपनी चालू हुई थी। उसके बाद चले ऑटोमेशन ऑफ रिडंडेंट बिजनेस प्रोसेसेस, जैसे कस्टमर को कॉल करना, कस्टमर सर्विस हुआ, दीज आर ऑल रिडंडेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस, उनका ऑटोमेशन या आउटसोर्सिंग चालू हुआ। फिर ऑटोमेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस फंक्शंस, कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनके फंक्शंस को ऑटोमेट करने के लिए जो टूल डेवलपमेंट का काम था, वो आईटी इंडस्ट्री इंडिया में चालू किया। आईटी कंपनीज गैदरिंग डोमेन एक्सपर्टाइज ओवर पास्ट 2 के लास्ट 2 साल से डोमेन एक्सपर्टाइज गेन हुआ, ताकि सर्विसेज से हम प्रोडक्ट की तरफ मूव कर सकें। फ्रॉम अ सर्विस डिलीवरी टू टेक्नोलॉजी पार्टनर, तो अब इंडियन आईटी कंपनी जो है, इनको टेक्नोलॉजी पार्टनर बोला जाता है, इनको सर्विस प्रोवाइडर नहीं बोला जाता है। IT companies started playing deeper and important role in the business value chain, right? अगर आप किसी भी बाहर की कंपनी में बाहर जाके देखोगे ना, तो वहाँ पर आपको आईटी डिपार्टमेंट जो है ना, खाली हार्डवेयर वाला नहीं, हर कंपनी, बड़ी कंपनी के पास में आईटी डिपार्टमेंट होता है जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब होता है। वहाँ पर नहीं करके 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो आईटी डिपार्टमेंट में है ना, वो इंडियन है, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया से, बिकॉज वहाँ एक एजुकेशन बैकग्राउंड, एक मेंटल एक्यूमेंट, बहुत टेक ओरिएंटेड है। इसीलिए देखो, मोस्ट ऑफ दी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स जो हैं, जो अच्छी कंपनीज है टेक वाली, वो बैंगलोर, हैदराबाद बेस है। और अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये
प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में भी आ गए, सर्विसेज में भी आ गए, तो अब ये बड़ी कंसल्टेंसी डोमेन में घुस चुके हैं। तो जहाँ पर एक्सेंचर ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पर इंडियन आईटी कंपनीज भी अब टन की कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, खाली कंपनीज के लिए नहीं, कंट्रीज के लिए ले रहे हैं। तो आईटी इंडस्ट्री इंडिया का जो है ना, वो एकमात्र छोटा सा कुछ नहीं रह गया, अब बहुत बड़ा बन गया। इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। जैसे चाइना के बिना मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल सकता दुनिया में, वैसे ही इंडिया के बिना टेक्नोलॉजी दुनिया का नहीं चल सकता है। ओके, वैसे ये तो हो गया जो इंडिया से काम हो रहा है, बट आप देखो जितने भी बाहर की कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के अंदर में जो लीडर बैठे ना, वो भी इंडियन है। तो दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सर्विसेज और प्रोडक्ट। सर्विसेज मतलब भैया कोई भी मेरा कैपेक्स नहीं है, आप मेरे से क्या चाहते हैं आप बोलिए, हम यहाँ पर आदमी रिक्रूट करके पर आवर बेसिस पे अपना मार्जिन ऐड करके आपको सर्विसेज दे देंगे। प्रोडक्ट हो गया जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है कि हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और फिर वो डेवलपमेंट जर्नी के दौरान कैपेक्स है, R&D करना पड़ता है, बहुत कुछ इन्वॉल्व। जैसे स्टॉकेज एक प्रोडक्ट है, हमने डेवलप किया, समय लगा बहुत, बट एक बार डेवलप हो गया उसके बाद में द मोमेंट आप मार्केट में चले गए, उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल और मार्जिन एक्सपेंशन और बहुत इम्पैक्ट उसका नज़र आता है वीज़ा वीज सर्विस के अंदर में। सर्विस में जनरली मार्जिन जो है वो लिमिटेड है क्योंकि कंपटीशन तुरंत आएगा, बट प्रोडक्ट के अंदर में कंपटीशन को आना और आपके मार्जिन को डिफीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, नए वैल्यू एडेड सर्विसेज, नए फीचर्स के साथ अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वाले को दिक्कत आ सकती है, लेकिन जनरली क्या होता है, एक बार एक प्रोडक्ट के साथ में कंपनी जुड़ गई तो बहुत डिफिकल्टी होता है उसको रिप्लेस करना, स्पेशली B2B के अंदर में बहुत डिफिकल्ट होता है उसको रिप्लेस करना फ्रॉम दी अदर इनकम्बेंट। क्लासिक केस है जोहो। एक बार जोहो आ गया आपके घर में, आपके ऑफिस में, बहुत मुश्किल होगा आपको जोहो को रिप्लेस करना या गूगल को रिप्लेस करना किसी और प्रोडक्ट से। आईटी सर्विस कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी, डिफरेंस क्या है भाई? कैपिटल रिक्वायरमेंट, आईपी, क्वालिटी ऑफ स्किल, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस, सब पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है। जैसे जनरली सर्विस कंपनी का आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो कंपनी के पास होती है, क्वालिटी ऑफ स्किल जो है वो इतना क्रिटिकल नहीं होता है क्योंकि आपने सर्विस करके प्रोडक्ट बनाई। लेकिन जब आप प्रोडक्ट कंपनी बनते हैं तो क्वालिटी ऑफ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट जो है लो है, अगर सर्विस में हो तो लो इन्वेस्टमेंट है, और अगर प्रोडक्ट जोन में जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है। बाय द वे पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगा इन केस यू वांट टू यूज इट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस। न मेरा कुछ है जितना कुछ है मैंने चारों तरफ से लेके ही डाला इसमें, तो आई डोंट माइंड शेयरिंग बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छा हाँ, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो एक काम कर दीजिएगा, आप सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो वो कर दीजिएगा, बिकॉज 1 मिलियन का टारगेट है इस साल, होपफुली पहुंच जाऊंगा और सब्सक्राइबर्स का। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा यस आई एम लाइकिंग इट। सिंपल है, यस आई एम लाइकिंग इट। उससे क्या होगा पता है? मोटिवेशन होगा और कुछ नहीं है, पैसा नहीं बनेंगे मेरे, मोटिवेशन बहुत मिलता है कि हाँ काम अच्छा करते रहना। आईटी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया का 7.5% जीडीपी था FY23 में, जो कि FY27-28 में 10% ऑफ इंडिया जीडीपी हो जाएगा। कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये इंडस्ट्री। 5 ट्रिलियन डॉलर का हमारा जीडीपी कह रहे हैं कि FY28 में, कैलेंडर ईयर 28 में आ जाएगा। और आईटी इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 550 to 600 बिलियन डॉलर, मतलब 15% CAGR से ग्रो करने वाला है। जीडीपी जितना हमारा बड़ा होगा उतना हमारा इंटरनल आईटी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी। जो कौन कैटेटिव करेगा? हमारी आईटी कंपनीज ही करेंगी, जो बाहर भी कर रही हैं और इंटरनल रिक्वायरमेंट को भी संपूर्ण कर रही है। आईटी स्पेंडिंग जो इंडिया में है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 11% CAGR से ग्रो करेगा और 138 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। और हमारा जो गवर्नमेंट है, कैबिनेट, वो तकरीबन 10,300 करोड़ का एलोकेशन बढ़ाया उसने इंडिया एआई मिशन को लेके। एआई बहुत बड़ी चीज़ बन रही है, बहुत बड़ी चीज़ बन रही है, और अब इंडिया ना इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। हम आगे बढ़ के प्रोएक्टिवली इस पे काम करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी 1.2 बिलियन डॉलर का एलोकेशन मार्च 24 के अंदर में डाला है। तो देर इज अ गोल पोस्ट शिफ्ट इन आईटी सेक्टर। खासकर कोविड के बाद में आईटी हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इंडियन आईटी बिकॉज लीडरशिप था इस डोमेन में, दैट्स वाई देयर इज अ पी री रेटिंग विच इज हैपेंड इन आईटी सेक्टर्स, इन आईटी स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये सस्टेनेबल होगा क्या? सस्टेनेबल तभी होगा जब हम उस गोल पोस्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे,
by becoming innovators and not just service providers, which Indian companies, some of them are actually quite poised to take advantage of that. IT आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग जो पहले बहुत ही ट्रिवियल आउटसोर्सिंग के रूप में माना जाता था, अब कॉम्प्लिकेटेड आउटसोर्सिंग भी इंडिया में हो चुका है। 3 मेजर डोमेन है जहां आउटसोर्सिंग होती है, BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और IT एंड टेलीकॉम। वो तीनों सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तकरीबन $513 बिलियन का IT स्पेंड इंडिया में आता है। ग्लोबल IT मार्केट जो टच होगा, जो ओवरऑल IT स्पेंड का 10% रिप्रेजेंट करता है, और इंडिया में अभी 40% आ रहा है, विच इज 205 बिलियन, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये 50% हो जाएगा बाय FY28, बाय CY28, कैलेंडर ईयर 28, जो कि तकरीबन $400 बिलियन का स्केल है। इंडिया जो है वो आउटसोर्सिंग के लिए वन ऑफ द प्रिफर्ड लोकेशन के रूप में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर टैलेंट बहुत अच्छा है और स्पेशली ऑफशोर के लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है इंडिया, क्योंकि चीज़ें जल्दी जल्दी होती है। अगर मैं ऑनशोर लेके जाता हूँ, नियर शोर या फ्री रिमोट लेता हूँ तो टाइम लगता है, बट इंडिया में टैलेंट इतना अवेलेबल है, अभी बैठाना 500 लोग, लो अभी बैठा लेते हैं। इंडिया में डेवलपर्स के पूल भरे हुए हैं, और अभी तो AI ML आ रहा है तो और भी डेवलपर खाली हो रहे हैं, तो देयर इज ए ह्यूज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी टैलेंट। इसीलिए जो आवरली रेट है ना, वो भी काफ़ी कंट्रोल में है इंडिया के अंदर में। ये एक रिपोर्ट हमको मिली थी IBEF से, वेबसाइट से, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि क्यों IT सेक्टर इंडिया में ग्रो कर रहा है, करेगा ही, कि डिमांड बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी कंपनीज इंडिया में इतने सारे MSMEs हैं, अल्टीमेटली उनको तो टेक इनेबल्ड होना ही पड़ेगा। ग्लोबल फुटप्रिंट में हमारा एक ब्रांड बन चुका है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हमारे पास में। खासकर बिग नेशन में अगर आप देखो तो इंडिया ही है जो इमर्ज हुआ है IT के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एक है तो है। और पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा से टेक इनेबलमेंट एक थीम रहा है, एंड आई थिंक दिस विल कंटिन्यू फॉर एवर, बिकॉज टेक ही ई गवर्नेंस को और लॉजिकल लेवल पे लेके जाता है। सो IT स्पेंडिंग जो है वो मोस्टली नया जो डोमेन है जहाँ पर स्पेंडिंग हो रही है वो है डेटा सेंटर के अंदर में तकरीबन 24% ग्रोथ डेटा सेंटर सिस्टम में। लास्ट वीडियो में मैंने डेटा सेंटर की बात की थी, तो इस बार भी, क्योंकि डेटा सेंटर तो इंफ्रास्ट्रक्चर है बट उसमें IT सपोर्ट भी तो चाहिए। डिवाइसेस में 5% ग्रोथ, सॉफ्टवेयर में 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, IT सर्विसेज 7%, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में 3%। तो देर इज रीजनेबल ग्रोथ विच इज हैपनिंग, एंड जनरेटिव AI जो है उसने काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट दिया है IT स्पेंडिंग के अंदर में। तो पहले था डर था कि जनरेटिव AI आ गया तो टैलेंट का क्या होगा, फलाने का, तो ऑब्वियसली थोड़ा फर्क पड़ा उससे, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म देखा गया है कि जितना ये टूल्स आएंगे उतना और हमारा जो स्किल सेट है, हमारा जो एज है IT में, वो बरकरार रहेगा। ओके, बट ऑब्वियसली देखिए इंडिया इज अ लार्ज पॉपुलेशन, तो पॉसिबली देयर विल बी सम अनएम्प्लॉयमेंट, बट देन द क्वालिटी ऑफ value added services which we as tech oriented population is giving to global world, that quality will also go up significantly, which will make our realization of the value, जो hourly rate है टैलेंट का, वो बढ़ेगा। तो हो सकता है कुछ लोग शिफ्ट हो जाएं इस डोमेन से, कहीं और चले जाएं बिकॉज ऑफ ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट, बट एज एन इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ वैल्यू it will grow because per unit value will definitely grow. So cloud spending again एक बहुत बड़ा डोमेन हो गया है जहाँ पे पब्लिक क्लाउड स्पेंडिंग, अब तो इंडिया के अंदर में डेटा सेंटर्स के अंदर में इंडिया में ही अब आपको सेटअप करना है, इंडिया में ही क्लाउड बनाना है। और क्लाउड इज नॉट जस्ट कि हमने सर्वर स्पेस दे दिया वहाँ पर लोग फाइल सेव करें, नहीं, क्लाउड के अंदर में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे सपोज मैं स्टॉकेज बनाया तो मुझे स्टॉकेज में एक यूटिलिटी डालनी है जो कि साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करे, तो वो क्लाउड में ही वो यूटिलिटी डेवलप्ड होनी चाहिए कि जो प्लग इन प्ले हो जाए, मुझे थर्ड पार्टी यूटिलिटी नहीं चाहिए, उसी के अंदर में प्लग इन प्ले हो जाए कि वो साइबर सिक्योरिटी कर ले। तो ऐसे वैल्यू एडेड सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ क्लाउड ओरिएंटेड डेवलप होंगे, और सारे इंटरप्राइजेस ऑल अक्रॉस द बोर्ड जो पेन ड्राइव और कोई भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब के सब ऑनलाइन क्लाउड के अंदर में शिफ्ट हो जाएंगे। दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एट दिस मोमेंट। कुछ डेटा पॉइंट्स है यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं, जैसे आप PPT डाउनलोड करेंगे तो यू कैन एक्सेस टू, जैसे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, BPaaS, DaaS,
IAS, XaaS, एवरीथिंग एज अ सर्विस। तो ये धीरे 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 ये डोमेन ही जो है एज अ सर्विस वाला बड़ा होता जा रहा है। तो कोई भी आप क्या सॉफ्टवेयर कॉस्ट एक्वायर कर लिया, सॉफ्टवेयर लैपटॉप पे डाल दिया, इस पे काम कर लिया, कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं। आप देखो ऑफिस भी ऑनलाइन हो गया है, विंडोज़ तो कब से ऑनलाइन हो चुका है। तो एज अ सर्विस नाउ, स्पेशली सब्सक्रिप्शन, दैट इज द न्यू नॉर्म, एंड दैट नीड्स मच मोर advanced technology capabilities, which Indian IT companies are adopting, and they are doing reasonably well. And there is a growth which we clearly see, 20%, 25% CAGR growth में सब चल रहा है। साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। जैसे जैसे इंटरनेट और इनेबल्ड हो रहा है, जैसे जैसे हम ऑनलाइन हो रहे हैं, सोशल मीडिया एवरीवेयर, साइबर अटैक का डर, AI का मिस यूटिलाइजेशन का डर। तो देर इज अ ग्रोइंग नीड ऑफ सॉफ्टवेयर्स which will help protect us in case of cyber securities. तो 14% के करीबन ग्रोथ आ रहा है, $188 बिलियन कैलेंडर ईयर 23 से $215 बिलियन का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। CIOs जो जितने भी बड़ी बड़ी मैनेजमेंट है कंपनीज की, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में। जनरेटिव AI की बात काफ़ी कुछ हो रही है। जनरेटिव AI ऑल्दो बेस अभी छोटा है। आप जितने भी IT कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ोगे, कॉन कॉल सुनोगे, तो एवरीवन इज सेइंग द सेम थिंग कि हम अभी भी एक्सप्लोरेटरी स्टेज में हैं। हमें अभी तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला है। हमारा रेवेन्यू का बहुत ही छोटा परसेंटेज अभी जनरेटिव AI पे है। बट अगर आप हमको ठीक से इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो आने वाले 10 साल में हमारा सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू विल कम फ्रॉम द सर्विसेज एसोसिएटेड विद जनरेटिव AI। तो आज के रेट में बेस छोटा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है जो कि बड़ा होने वाला है इन ईयर्स टू कम। ये बड़ा अच्छा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चार्ट हमको मिला, जहां पर ये बताया कि सबसे ज़्यादा डिजिटल डिस्ट्रप्शन जो है वो कहाँ आने वाला है। अगर हमने एक पोलिंग था उनका, तो मीडिया के अंदर में आ रहा, ऑलरेडी आ रहा, हम देख रहे हैं कि जो टीवी मीडिया थी वो इरेलेवेंट होती जा रही है और डिजिटल मीडिया पूरा आ चुका है। टेलीकॉम, कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और रिलेटिवली कम डिस्ट्रक्टिव में आ रहे हैं इंडस्ट्रियल, एसेट मैनेजमेंट, वहाँ पर भी अभी मैनुअल रिलेशनशिप मैनेजर का रोल है, हेल्थ केयर, एजुकेशन है, वहाँ पर अडेप्टेबिलिटी है। बट सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन जो आ रहा है वो बाकी डोमेन्स के अंदर में आ रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। देखिए इस स्लाइड के अंदर में आपको सारी बातें मिल जाएंगी जो आपको AI पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए कि अभी फूड टेक, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, IT, लीगल बिजनेस, ट्रैवल, रियल एस्टेट, फैशन, हॉस्पिटैलिटी, इन सब के अंदर में AI का एप्लीकेशन है। और AI कैसे रोल प्ले कर रहा है ऑटोमेशन में, डेटा इंसाइट्स में, प्रेडिक्टेबिलिटी एनालिसिस में, पर्सनलाइजेशन में, कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली मेरी नीड के आधार पे AI टूल बता रहा है कि मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ तो पर्सनलाइज ट्रैवल, रियल एस्टेट लेना चाह रहा हूँ तो AI के थ्रू पर्सनलाइज रियल एस्टेट, रिस्क असेसमेंट, कस्टमर सर्विस, फाइनेंशियलाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। AI इज बिकमिंग वेरी वेरी बिग और इंडियन IT कंपनीज ट्राई कर रही हैं कि उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट कर ले और उस पर काम करे। मे बी मैटर ऑफ टाइम व्हेन यू विल सी a very strong dominance of Indian IT companies in this domain also. So क्लाउड, सॉफ्टवेयर, BFSI, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डोमेन है इस IT इंडस्ट्री के लिए। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही आज के रेट में सबसे बड़ा है, फिर होस्टिंग, क्लाउड, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल एंड ई-कॉमर्स। अक्रॉस द बोर्ड IT सेक्टर इज प्रेवलेंट इन ऑल द इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली BFSI का जो है वो सबसे बड़ा डोमिनेंस है इस डोमेन पे। तो आप देखो यहाँ पर जितने भी बैंक से बड़े, JP मॉर्गन, सिटी बैंक, बैंक ऑफ फाइनेंशियल्स, वेल्स वो, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन, इन सब का अगर ओवरऑल आप एक्सपेंस देखोगे तो टेक एक्सपेंस इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। इतना ज़्यादा वो लोग खर्चा करते हैं टेक्नोलॉजी पे। और वो मोटा मोटी मैक्सिमम बिजनेस जो है ना, ये US के जो BFSI वाले हैं ना, मैक्सिमम बिजनेस इंडिया आता है, राइट। वो आपको दिखेगा जब हम लोग एक एक कंपनी को पकड़ेंगे, उनका फाइनेंशियल्स पकड़ेंगे, तो आपको दिखेगा कि कैसे एक एक बिजनेस इंडिया में आ रहा है। तो मोटा मोटी बात ये है कि चाहे वो क्लाउड है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे लाइफ साइंस, हेल्थ केयर है, चाहे द इमर्जिंग जनरेटिव AI है, उसमें काफ़ी IT कंपनीज का काम चल रहा है। एंड दीज आर ऑल फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट which will give long-term sustainability
to all the IT companies of India. तो this sector is not going anywhere. ये यहीं पर ही है. हो सकता है कि स्टॉक प्राइस के अंदर में आपको थोड़ा डलनेस दिखे कुछ टाइम तक, बट इस सेक्टर का एडवांटेज क्या है ना कि जब मोमेंटम आता है ना तो सारे स्टॉक्स एक बार में मोमेंटम में राइज करते हैं. तो अब चलिए स्टॉक्स देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर का कोर है. सबसे पहला है टीसीएस. टीसीएस जो है 32% रेवेन्यू बीएफएसआई से आता है, कंज्यूमर बिजनेस 16% है, लाइफ साइंस 10% है, रीजनल मार्केट 40% है. सबसे बड़ा बिजनेस आता है 52% नॉर्थ अमेरिका से, यूके से 17%, कॉन्टिनेंट यूरोप से 15%, एंड द बिगेस्ट कस्टमर ऑफ टीसीएस इज गूगल, अमेजन, एज्योर, OpenStack, Adobe, Intel, Bosch. So it's the largest IT company of India with a market cap of around 15,40,000 crore. हाँ, इसका पी मल्टीपल है तकरीबन 32. तो जैसे जैसे अपने बात कर रहे हैं वैसे वैसे अपने दो काम करते हैं कि यहाँ पर बाय द वे वॉच लिस्ट में जो मैंने कुछ ऐड किया था मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे अपन लोगों ने डेटा सेंटर का वॉच लिस्ट ऐड किया था 8 स्टॉक्स. तो अगर आप देखो तो पिछले 7 दिन के अंदर में ही इनके अंदर में 10%, 20% मूवमेंट आ गया. जिनमें नहीं आया मूवमेंट वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, बट हाँ मोटा मोटी एक वीक के अंदर में ही इनमें अच्छा अपने को मूवमेंट मिल गया. इनफैक्ट इसके पहले वाला थीम देखें, वेडिंग वाला थीम देखें, इसमें भी अपन को कई ऐसे स्टॉक्स मिल गए जिसमें अच्छा मूवमेंट मिल गया. जैसे कल्याण ज्वेलर अच्छा मूव कर गया, सेनको मूव कर गया, इंडियन होटल अभी मूव कर रहा है, वेदांता अच्छा, मान्यवर इसमें भी अच्छा मूव आ रखा है. तो थीम बेस्ड काम करने से एक एडवांटेज है कि अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. तो चलिए आईटी का एक थीम बना लेते हैं. अपने स्टॉकेज में जाके आप बनाइए इन्वेस्टमेंट थीम्स और आईटी कंपनीज. एक तो स्टॉकेज में बना लेते हैं, ठीक है, और लेट्स ऑल्सो क्रिएट इन ट्रेडिंग व्यू. तो यहाँ पर डेटा सेंटर के नीचे मैं ऐड कर देता हूँ ऐड सेक्शन आईटी कंपनीज. ठीक है, अपन लोगों ने ये ऐड कर लिया. अब अपने को एक एक करके पकड़ना है. चलिए टीसीएस को पहले ऐड कर लें. यहाँ ऐड क्लिक करके टीसीएस इसको ऐड कर लेते हैं. ओके, मैं आपको बताऊंगा इसमें काम कैसे करना है. अभी आप खाली बस उसमें ऐड करते रहिए. इनफैक्ट बाद में मैं ऐड कर दूंगा आपके लिए सारा, ताकि यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा स्टॉकेज में, क्योंकि ये अब आपके खुद के मेहनत का काम है. इसका मैं आपको इस वीडियो के नीचे इसका वो दे दूंगा, ये शेयर करके, ताकि आप ट्रेडिंग व्यू में क्लिक करें तो ये पूरा अभी तक का जितना मैंने बनाया है वो सब आपके सामने आ जाएगा. ऑलराइट, तो टीसीएस के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं इन्फोसिस का 32% बीएफएसआई से, 15% रिटेल से. नॉर्थ अमेरिका 62% है, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका पे. तो अगर अमेरिका में सर्दी लग गई ना तो फिर ये सारी जो कंपनीज है जो अमेरिका पे डिपेंडेंट है इनकी हालत ख़राब हो जाएगी. इसीलिए ये दाउ जोन्स पे बहुत इम्पैक्ट होते हैं. जिस दिन दाउ जोन गिरता है इन कंपनीज़ के स्टॉक प्राइसेस उसके नेक्स्ट से जो इम्पैक्ट आ जाते हैं. तो इन्फोसिस यहाँ पर ऐड कर लेते हैं. ऐसे करके ना सारे स्टॉक्स में ऐड कर लूँगा बाद में. अभी एक काम करते हैं, अपने फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में ऐड कर लूँगा मैं. थर्ड है HCL टेक. HCL टेक जो है ना वो IT एंड बिजनेस सर्विसेज में है, कंसल्टिंग के अंदर में है. इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनीज इन इंडिया. मिस्टर नडार की है, ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है. अमेरिका पे 56% डिपेंडेंसी है, यूरोप पे 27% है, और 45% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू कम फ्रॉम 50 अकाउंट्स. तो कॉन्सेंट्रेशन कम है इसके अंदर में. बाकी कंपनी में आप देखोगे ना लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 5-6 कस्टमर्स, बट इसका केस में वो नहीं है. तो HCL टेक इज इंटरेस्टिंग. विप्रो 34% BFSI, 19% इज कंज्यूमर, 62% अमेरिका, और टॉप 5 और टॉप 10 क्लाइंट रिप्रेजेंट्स 14 एंड 22% रिप्रेजेंटली. L&T Mindtree जो कि एक एक्सटेंसिव रेंज ऑफ IT एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग सोल्यूशन में है. 36% कम फ्रॉम BFSI, 18% कम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, 73% नॉर्थ अमेरिका पे डिपेंडेंट है, और टॉप 5 क्लाइंट जो है वो 26% रेवेन्यू और टॉप 10 क्लाइंट 34% रेवेन्यू रिप्रेजेंट करते हैं. टेक महिंद्रा जिसमें सत्यम भी मर्ज हुआ था, है ना, जहाँ पर कम्युनिकेशन इज़ 40%, तो इसमें BFSI का रोल कम है, इसमें कम्युनिकेशन सेक्टर का रोल ज़्यादा है 40%, और मैन्युफैक्चरिंग जो है 16% है. अमेरिका पे 48% विच इंक्लूड साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका बोथ.
यूरोप से 26%। तो दिस इज मच मोर डाइवर्सिफाइड, बेटर बिजनेस मॉडल, इसलिए इसका पी भी देखिए महंगा है, 62 का पी में ट्रेड कर रहा है। परसिस्टेंट इज अगेन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी कंपनी, जिसका काम है बिजनेसेस को मॉडर्नाइज करना। BFSI पे 31% है, हेल्थ केयर पे 22% है, हाईटेक एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में 47। तो ये वन ऑफ दोज कंपनीज है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम करिए रादर देन द स्टैंडर्ड टर्न की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अमेरिका पे ऑब्वियसली 80% डिपेंडेंसी है, और टॉप 20 क्लाइंट्स है वो 51% ऑफ द रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वो L&T माइंट्री था, ये L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है। इसका जो बिजनेस है लार्जली इंडस्ट्रियल पे ज़्यादा है, ये लोग ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा है। तो ट्रांसपोर्टेशन में 35%, इंडस्ट्रियल में 19%, टेलीकॉम के अंदर में 19%, नॉर्थ अमेरिका 63%, इंडिया 13%, टॉप 10 क्लाइंट कंट्रीब्यूट 27%, मच मोर डाइवर्सिफाइड IT कंपनीज देन दी अदर वन। एम्फेसिस जो है वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉग्निटिव सर्विस, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रही है। BFSI 54%, लॉजिस्टिक्स 13%, इंश्योरेंस 8%, अमेरिका इज 82%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 18%। देखिए क्या हो रहा है ना, अब हर कंपनी जो है ना, पहले तो बड़ी कंपनीज बनी सर्विसेज दे के, फिर उसके बाद उन्हीं से लोग निकल के छोटी छोटी कंपनीज बनाने लग गए जो स्पेशलाइज सर्विसेज में। तो इसलिए आप देखो छोटी कंपनीज का वैल्यूएशन ज़्यादा है बिकॉज वो स्पेशलाइज सर्विसेज में, और जो बड़ी कंपनी है क्योंकि वो वाइट एलिफेंट है, उनका वैल्यूएशन जो है वो रिलेटिवली कम मिलेगा बिकॉज वहाँ पर ग्रोथ उतनी ही नहीं मिलेगी जितनी छोटी कंपनी से मिलेगी। कोफोर्ज BFSI 32%, इंश्योरेंस 22%, इसका मतलब 54% BFSI है, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन 18 और मैन्युफैक्चरिंग अदर्स 28%, अमेरिका इज 48%, और बाकी मिडिल ईस्ट वगैरह जो है अफ्रीका 40% है। तो कोफोर्ज का सबसे बड़ा कस्टमर है ब्रिटिश एयरवेज, ING ग्रुप, तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत काफ़ी हाई है इसके अंदर में। साइंट जो है वो डिफेंस, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर, इन सब में है। बहुत डिफरेंट बिजनेस मॉडल है vis-a-vis विज अदर। इनफैक्ट आई लाइक दिस कंपनी, नो रिकमेंडेशन बट दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप। ट्रांसपोर्टेशन में 31% है, सस्टेनेबिलिटी 28% है, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप की कंपनी है ये। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड IT कंपनी जिनको हम अपने थॉट प्रोसेस से समझते हैं। द कंपनी हैज 3 DLM फैसिलिटी लोकेटेड इन Mysore, Britain and USA, where company produce printed circuit boards, assemblies, cable harness and other electronic systems. It is not just a software company, it's an engineering company. Birlasoft again सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग प्रोग्रामिंग, इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो 41% कम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, 21 फॉर BFSI। तो अगर आपको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में अगर बेट करना है तो Birlasoft इज अ बेटर कंपनी टू बेट ऑन, ऑल्दो डिपेंडेंसी ऑन US इज 85%, विच इज क्वाइट हाई। Zensa टेक्नोलॉजी जो है वो अगेन एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मॉडर्न एप्लीकेशन में फोकस है। हाईटेक में 27% है, मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर में 25% है, BFSI 38% है, US रिप्रेजेंट 67%, और टॉप 20 क्लाइंट जो है वो 68% ऑफ द रेवेन्यू है, तो डिसेंटली डाइवर्सिफाइड। तो सबसे ज़्यादा हमने इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन किया, ये बहुत ही प्यारा रिपोर्ट निर्मल बंक ब्रोकिंग फर्म की तरफ से आया था, तो वहाँ से हमने काफ़ी इनपुट लिया। थैंक यू निर्मल बंक टीम कि आप इतने प्यारे प्यारे रिपोर्ट बना रहे। हमको रिपोर्ट मिल गया कहीं से, ऑल्दो वी आर नॉट योर इंस्टीट्यूशन क्लाइंट, बट रिपोर्ट तो मिल दी जाते हैं, तो हमने रिपोर्ट लेके आपका पढ़ लिया, आपका नॉलेज हमने ले लिया और हमने लोगों के साथ में नॉलेज शेयर कर दिया हमारी भाषा में। उसके अलावा स्टैटिस्टिका, IBEF, DAX, ऐप इंसेंटिव, NASSCOM, गार्टनर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इतने सारे बहुत सारे रिपोर्ट्स हमने पढ़े और उनमें से हमने एक नॉलेज गेन करने की कोशिश की, और नॉलेज हमारी जो यूजर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनके साथ में शेयर किया है। अब इसमें काम कैसे करना है, देखो बड़ा सिंपल सा गणित है। कुछ पुराना एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज इसको तो मैं ऐड करूंगा बाद में सारे स्टॉक्स में, कि डेटा सेंटर का एग्जांपल लेते हैं। तो जो स्टॉक अभी भी मोमेंटम में है और प्राइस ट्रेंड दिखा रहा है, उनमें घुसना है विद अ गुड रिस्क रिवॉर्ड इश्यू। जैसे E2E में अभी रिस्क रिवॉर्ड खराब हो गया तो मैं अभी नहीं घुस सकता हूँ। जिस स्टॉक के अंदर में रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, जैसे टेक्नो इलेक्ट्रिक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है इसके अंदर में, राइट, अभी ग्रीन भी हुआ है, तो मैं इस पर काम कर सकता हूँ। ब्लू स्टार के अंदर में मैं काम कर सकता हूँ, इसके अंदर भी काम कर सकता हूँ, अनंतरा में भी काम कर। सी देयर आर मेनी कंपनीज यू विल हैव टू इवेल्युएट जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, ओके, प्राइस में भी स्ट्रेंथ है। तो वो जितना आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझेंगे, जितना आप इनको इवेल्युएट करेंगे और जितना आप कन्विक्शन डेवलप करेंगे एक कंपनी में, उतना हाई चांस है कि आप उस कंपनी के अंदर में
पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मैंने यही करके कई स्टॉक्स में मैंने अपना पार्टिसिपेशन किया। आप देखिए सेनको के अंदर कितना अच्छा स्ट्रेंथ मिला है। वही शादी वाला थीम के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट हुई और ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक चल गए, कई स्टॉक जो है नहीं चलेंगे, बट अगर आप थीम से कन्विंस हो जाते हैं ना, तो कोई स्टॉक अगर गिरता भी है तो आप हड़बड़ी में उस स्टॉक को बेचना नहीं चाहते हैं, बिकॉज थीम अगर आपके कंट्रोल में है तो वो स्टॉक जो है वो आपके कंट्रोल में है। आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक, और यही काम अब आपको स्टॉकेज में भी करना है। ट्रेडिंग व्यू में आपको चार्ट देखना है और स्टॉकेज से आपको इनसाइट्स देखना है, ताकि इन स्टॉक्स के अंदर में कोई भी डिलीवरी हुई या कोई भी इनसाइट्स हो रही है तो वो आपके हाथ से नहीं चले जाए, बिकॉज फाइनली स्टॉक्स तो वही चलेंगे जिनको चलना है, और हमारा काम है स्टॉकेज और ट्रेडिंग व्यू से उन स्टॉक्स को ट्रैक करना, ताकि जो चले तो हमको भी थोड़ा पैसा देके जाए। ऑलराइट, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आई होप यू लाइक्ड इट एंड यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बस ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करता जाऊँगा खुद के लर्निंग के लिए और आपके लर्निंग के लिए, और हम सब मिलके जो स्टॉकेज का लर्निंग एक माध्यम से लर्निंग पहुंचा रहे हैं ना, वो पहुंचाते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।